नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आज के वार्तालाप के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं असलम हसन जी से, जो कि भारतीय राजस्व सेवा से हैं। 2005 की बैच के हैं वो, और आज मुंबई में कस्टम्स विभाग में वो कमिश्नर हैं। उनसे इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का, इसी माध्यम से उन्होंने एक गीत लिखा था जो कि आजादी का अमृत गीत, इस तरह की उसकी पहचान है। और एक बहुत बेहतरीन गीत उन्होंने लिखा। उदित नारायण, जो कि सुप्रसिद्ध गायक हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्हें गाया है, उन्होंने ये गीत गाया हुआ है। तो आज ये सब कस्टम्स की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने ये गीत कैसे लिखा, वो खुद एक अच्छे कवि हैं, लेखक भी हैं, तो ये एक अलग उनका पहलू दिखाई देता है। इसके बारे में आज उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। असलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले एक अचरज की बात हमें ये लगती है कि आज आप कस्टम जैसे एक सेवा में है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका एक अलग अनुभव है जी। उसकी जिम्मेदारियां संभालते संभालते आप कवि भी हैं और लेखक भी हैं। एक तरीके से आपके पिताजी से वो सब आपके पास आया है। तो ये सब किस तरह से होता है, और आज ये अमृत गीत जो लिखा है आपने, आजादी का अमृत गीत जी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आभारी हूँ न्यूज़ डंका का कि आपने ये मौका मुझे दिया। और ये देखिए, जहाँ तक लिखने की जो मैं हृदय से कवि हूँ, और ये विरासत मुझे अपने परिवार से मुझे मिला। मेरे दिवंगत पिताजी श्री जुबैरुल हसन, उर्दू के जुबैरुल हसन जी, उर्दू के अच्छे शायर थे और पेशे से वो जज थे, लेकिन उनको भी ये विरासत उनके यानी मेरे दादाजी से उनको मिली। तो ये एक हमारी पारिवारिक विरासत है, और साहित्य और संस्कृति से हर आदमी जुड़ा हुआ होता है। मेरा ये मानना है कि मेरे ख्याल से शायद मूल रूप से ये साहित्य की संवेदना मेरे अंदर पहले से थी, जो इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होती रही, आगे बढ़ती रही। और अगर देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन से ही मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया जी। तो ये अभी जब ये आप जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो उसमें किस तरह से समय मिलता है आपको ये सब लिखने में या सोचने में? देखिए, मुझे लगता है किसी इंसान की जिंदगी में समय की कोई कमी नहीं होती। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अब देखिए ज्यादातर वैसे लोग जो किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, फिर भी वो अपनी हॉबी के हिसाब से या अपनी दिलचस्पी के हिसाब से काम करते हैं। तो ईश्वर ने मुझे अगर इस तरह से ये ईश्वर प्रदत्त अगर कोई चीज है, उसके लिए अगर समय निकालना पड़े भी तो बहुत मुश्किल नहीं है, और बल्कि आत्मा की संतुष्टि का माध्यम भी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि खासकर मैं जब साहित्य को मतलब कोई चीज लिखने के लिए जरूरी है कि आप जिस चीज को अनुभव करते हैं, और जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस समस्याओं से आप जूझते हैं, जिस समाज को हर दिन आप देखते हैं, तो वो अगर शब्द के माध्यम से आप तक ढल करके, आपके विचार शब्द में ढल करके वो साहित्य या किसी रचना का रूप लेता है, तो वो आपकी संतुष्टि का सबसे बड़ा माध्यम है। तो उस रूप में मुझे समय की कहीं किल्लत महसूस नहीं होती है। लगता है कि खुद ब खुद ये समय निकल आता है जी। आपने अभी कहा कि आप कॉलेज के दिनों से या जब पढ़ रहे थे तभी से आप लिख रहे हैं, तो तभी किस तरह की कविताएं लिखा करते थे, और कहीं पे पेश करने का मौका मिला या सिर्फ लिखते रहे अपने आप में? जी, ऐसा है कि शुरुआती जो जिंदगी विद्यार्थी जीवन का मैंने स्टूडेंट लाइफ में, तो पहले तो तुकबंदी होती थी, कहीं कोई स्कूल का प्रोग्राम हुआ। खास करके अपने युवा दिनों का मैं याद करता हूँ, तो ज्यादातर आदमी वो है कि अपने जिस अवस्था में जो रहता है उस अवस्था की शायरी होती है या कविताएं होती है। तो वो एक जुझारूपन जो कविता में धीरे धीरे उम्र के साथ ढलती है और मैच्योरिटी आती है। तो शुरुआत की कविताएं तो ज्यादातर हर विषय पे, लेकिन वो रूमानी पहलू ज्यादा है जिंदगी का, उस पर कविताएं रही। और लेकिन अब जो जीवन की जो सच्चाई है, जो संवेदनाएं हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, तो उस पे लिखने का ज़्यादा वो समझिए कि व्यापक फलक मिलता है उसमें। आपके विषय भी वहाँ से ज़्यादा आते हैं।
अभी तो आपने ये आजादी का अमृत गीत लिखा, तो जी। इससे पहले कुछ ऐसे कविताएं लिखी थी या उसका कोई पुस्तक या किताब के तौर पर ऐसा बना? जी, इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि हमारी भारत के हर जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, तो उसमें मेरी कविताएं बहुत दिनों से, मतलब इस सर्विस में आने से पहले से ही मैं छपता रहा हूँ। अच्छा। मेरी जो हिंदी की प्रतिष्ठित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, मैं वहाँ आज मेरे ख्याल से जब मैट्रिक के बाद ही मेरी कविताएं छपती रही, और उस तौर पे एक छोटी मोटी पहचान मेरी युवा कवि के तौर पे मेरी हो चुकी थी। 2005 में मेरा सिलेक्शन भारतीय राजस्व सेवा में हुआ। अच्छा। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब जीएसटी लॉन्च हो रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीएसटी आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा था। जीएसटी को लेकर दिमाग में अलग अलग तरह की भ्रांतियां थी, और ये था कि पता नहीं ये टैक्स सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। चूंकि मैं जिस विभाग में काम करता हूँ वो तो कर संग्रह का विभाग है, तो जैसा आपको पता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, तो यहाँ पे देश को चलाने के लिए भी एक, अगर आप देखिए तो हम जिस देश के वासी हैं, भारत हमारा देश है, तो इस देश में कर संग्रह भी एक बहुत बड़ा काम है जो हम लोग करते हैं। चूंकि हमारे देश की उन्नति, प्रगति और जो विकसित भारत का जो सपना है, उसको पाने के लिए एक राष्ट्र को मजबूत होना भी जरूरी है। तो इस चीज को लेकर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको, क्योंकि अगर मैं कविता के फॉर्म में जीएसटी को पेश करूं और जन जन तक जाए कि ये उनके ही कल्याण के लिए टैक्स आ रहा है, तो वो जीएसटी गीत के फॉर्म में आया। और ये 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ था। उसके साथ ही ये जीएसटी एंथम जिसको बोलते हैं, ये मेरा ही लिखा हुआ है, और उस वक्त उसको जुबिन नौटियाल जो बॉलीवुड के गायक हैं, और अमृता फडणवीस मैडम ने इसको गाया है, आवाज़ दी है। और वो आज जीएसटी एंथम के रूप में भारत सरकार के जिस विभाग में मैं काम करता हूँ, राजस्व विभाग में, जीएसटी डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, उसमें बजाया जाता है। बहुत ही यानी अभिमान की बात है ये कि आपने ये नहीं, बस एक सौभाग्य है। किस तरह से वो लोकप्रिय हुआ, यानी किस तरह से लोग देखते हैं जब आप वो सुनाया जाता है? जी, असल ये क्या, उससे पहले कर को लेकर के कोई इस तरह की रचना नहीं लिखी गई। कर को लोग थोड़ा सा निगेटिव तौर पे ज्यादा देखते हैं कि ये टैक्स जो है, जबकि ये उन्हीं के लिए है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या किसी भी देश की कोई सरकार योजनाएं चलाती है, टैक्स के बगैर वो नहीं चल पाता है। तो जो ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, या सरकार की बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है फलीभूत हो रही हैं, तो वो हमारे कहीं न कहीं राजस्व संग्रह की वजह से ही है। तो राजस्व अगर नहीं है तो देश की कल्पना भी नहीं कर सकते आप, एक मजबूत देश की। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको हम, जैसे हर विभाग का अपना कुछ ना कुछ होता है, तो हमारे विभाग में इस तरह को टैक्स को लेकर लिरिकल फॉर्म में कुछ नहीं दिया गया था। तो मैंने एक छोटी सी तुकबंदी ही कही है इसको कि एक देश एक कर और एक ही बाजार, नए भारत का रख रहा है जीएसटी आधार। गुड और सिंपल टैक्स लेकर आई है सरकार, प्रगति पथ पर अब बढ़ेगी देश की रफ्तार। तो यही गीत का स्वर था जिसको आवाज दिया, और आज ये पॉपुलर है और बहुत लोगों तक ये पहुंचा, और मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सरकार का भी मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने इसको स्वीकार किया। अभी आजादी का अमृत गीत जब आपने लिखा, तो वो लिखने की क्या प्रेरणा थी उसके पीछे? देखिए, उसमें प्रेरणा क्या है कि जो कवि मूल रूप से जो होता है, तो कवि हमेशा, मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि कवि जो है सामायिक जो परिवेश है, जो देश काल है, उसको भी देखता है। और खास बात यह है कि अमृत काल जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ये हर्ष और गर्व की बात है कि हम एक मजबूत देश के रूप में उभरे हैं। पूरे विश्व में, विश्व स्तर पे हमारी जो पहचान बनी है, नए भारत की जो कल्पना है जिसको हम साकार करने जा रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल में ये जो अमृतकाल का जो समय है, ये हर भारतीय के लिए इतना ही गर्व का विषय होना चाहिए। और एक खास बात है कि मुझे लगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को क्यों न एक ऐसे गीत के माध्यम से, एक ऐसे रचना के माध्यम से पेश किया जाए जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत हो। तो एक तो मूल कारण वही था, और संयोग ऐसा है कि ये जब रचना लिखी गई आज़ादी का अमृत गीत,
तो ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ इस मामले में कि इसको आवाज दिया है बहुत मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण जी ने। और आजकल देशभक्ति गीत लिखने की परंपरा थोड़ी कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि हम हर देशवासी को, हर नागरिक को, भारत के नागरिक को, चूंकि हमारा देश इतना खूबसूरत है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। तो मैंने एक गीत के माध्यम से कोशिश की है भारत की खूबसूरती, भारत की प्रगति और भारत की देशभक्ति को पूरी तरह से हम अपनी देशभक्ति को पूरी तरह साबित करें। यही एक प्रेरणा स्रोत था जिसकी वजह से मैंने ये गीत की रचना की। तो कुछ पंक्तियां आप सुनाएंगे तो हमारे। जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। धन्यवाद आपका। कि कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोले भाले गांव हमारे, कल कल बहती नदियां प्यारी, माटी अपनी उर्वर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। प्रेम करुणा सत्य अहिंसा मीठी बोली बानी, बच्चों को संस्कार सिखाती नानी की कहानी। त्याग तपस्या संयम अपनी तो यही निशानी, अन्नपूर्णा है धरा यहाँ की, चुनरी इसकी धानी। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। जननी ये गणतंत्र की निर्मल रूप अनंत है, बहुरंगी ऋतुओं में देखो गाता फाग वसंत है। समतल है मैदान कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, समुद्र तट की ध्वल है रेखा कहीं सांवला मरुधर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। और इसी की एक अंतिम कड़ी है कि भिन्न भिन्न है भाषाएं, अलग अलग विश्वास, रूप रंग है विविध हमारे, प्रेम है दिल के पास, सौहार्द ही है शौर्य अपना, और यही हमारी आस, एकता के बल पर एक दिन जीतेंगे आकाश। प्रबल है पराक्रम हमारा, गति हमारी प्रखर है, आजादी के अमृत पथ पर भारत अपना अग्रसर है। दुनिया को फिर राह दिखाने विश्व गुरु फिर तत्पर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। बिल्कुल, सचमुच आपने जो कविता है उसमें से भारत कितना सुंदर है ये बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि इसमें हमारे इस वीडियो में वो जो उदित नारायण जी ने गाया हुआ है वो भी थोड़ी सी उसकी एक छटा जो है लोगों को सुनाए हम लोग। जी बिल्कुल, वो भी कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये जब आपने गीत लिखा तो ये हमने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो 75 साल है इसमें किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आगे उसकी जो उसका जो सफर हो रहा है भारत का इतने सालों का? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप खुद देखें, महसूस करें कि भारत जिस हम लोग विषम परिस्थिति से हम गुजरे पिछले कुछ दिनों पहले, आज जो जिस माहौल में हमारी तरक्की हो रही है, हम जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक दृढ़ शक्ति के साथ हम देश की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं और आज़ादी का ही मूल्य भी है। हमारी आज़ादी जो सिर्फ अंग्रेजी दास्ता की आज़ादी नहीं थी, बल्कि हमारी एक गुलामी की जो हमारी जो मानसिकता, उससे भी हम आज़ाद हुए। एक दूसरे के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि हम हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारी उपलब्धि है। आप विश्व स्तर पे भारत की जो पहचान आज बनी है वो इसी तरह कायम दायम रही। यही हमारी हम सब भारतीय की सोच होनी चाहिए कि एक शक्तिशाली भारत को पूरी दुनिया पे जो हमारा सपना भी है और नए भारत का सपना भी है कि हम सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं करें बल्कि सामाजिक विकास की धुरी के साथ साथ हम पूरी दुनिया में छा जाएं। तो यही हमारे अभी वर्तमान नेतृत्व का भी यही विचारधारा है और इसमें हर भारतीय को की भागीदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और मुझे आशा है कि प्रगति पथ पर और जो अमृत पथ है इस पर हमारी रफ्तार और तेज होगी और हमारा जो संकल्प है नए भारत का, और वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा भारत जो है बहुत आगे जाएगा। मुझे यही मेरी अपनी सोच ये है कि हम इसको हासिल भी करेंगे और देश
का नाम पूरी दुनिया में उसी तरह रहेगा जो विश्व गुरु का जो सपना है हमारा वो साकार होगा। बिल्कुल। तो ये गीत उदित नारायण जी ने गाया है, उनसे आपकी बात हुई इसके बारे में, या उनको किस तरह से ये भी देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये गीत जो लिखने की प्रेरणा जो मुझे मिली, तो हमारे एक मित्र को किसी प्रोग्राम के लिए उनको एक गीत की जरूरत थी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसको एक हम ऐसे, चूंकि जिस दौर में गुजर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या, हमारी जो युवा पीढ़ी है तो उसमें देशभक्ति का ओज जगाने के लिए, हमारे देश की खूबसूरती और हमारी प्रगति, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी सामाजिक जो हम उपलब्धियां हैं, और हम जिस एक बोलते हैं ना कि हमारा इंडिया इज ए कलरफुल नेशन, तो अगर इतनी विविध संस्कृति है और भाषाएं हैं, तो ये दुनिया के किसी दूसरे देश में इस तरह के इतना समायोजन नहीं मिलता। तो सबसे अच्छी बात हमारे देश है कि हम उस भारत के की खूबसूरती को किस तरह पेश कर सकते हैं। इस गीत की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, जो चूंकि ये मेरी रचना है, तो मेरी हर रचना मुझे इतनी ही प्रिय है, लेकिन खास बात इस गीत की ये है कि मैंने इस गीत को राष्ट्रभाषा में हिंदी में लिखा है, और हिंदी के शब्दों का प्रयोग आप देखिएगा कि इसमें इस तरह से किया गया है कि जिसमें एक साथ भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को और सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विरासत को, भारत की भौगोलिक खूबसूरती को, भारत की प्रगति को मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, ताकि हमारा युवा वर्ग जो है, जो आज सोशल मीडिया में और मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ है, तो कम से कम कुछ समय अपने देश के लिए और उस संवेदना के साथ जुड़ने के लिए, चूंकि देशभक्ति गीतों को लिखने की परंपरा थोड़ी कम हो गई, तो इसको फिर से मुझे लगता है कि अगर हम प्रयास करें कि हम अपने युवा पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, तो अपने देश पे गर्व करने का अगर हम का मौका उनको अपने तरफ से देते हैं या हम खुद करते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। अच्छा, आप अभी कविता के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी शायद होंगे आपके, जी जी। उनकी तरफ से क्या अपेक्षा होती है, किस तरह की कविताएं? मैं अपने युवा पीढ़ी से बस आपके माध्यम से मुखातिब होना चाहता हूं कि मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप ही देश के भविष्य हैं, और जो हमारा देश का भविष्य है बहुत अच्छे हाथों में भी है। जो हमारी विरासत है उनको सहेज के रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, तो उनको निराश नहीं होना है। आशा की किरण हमेशा जिंदगी में रहनी चाहिए, यही जीवन को आपको साकार करता है। तो मेरा एक शेर है कि मैंने एक चिड़िया के हवाले से, परिंदे के हवाले से अपनी बात आपके माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, देश के भविष्य के जो जिनके हाथों में है, कि तिनके तिनके में हौसला देखो, कि तिनके तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो, चूम लेते हैं फलक की पेशानी, इन परिंदों का काफिला देखो। तो इसलिए कभी हौसला नहीं तोड़ना है ना, हौसले से दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना भी है। और हमारी जो अभी जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये गति जो है आज़ादी का अमृत पथ की गति है, इसको हमेशा हमेशा कायम रहना चाहिए। निश्चित। एक आखिरी सवाल, आप अभी कविताएं तो लिखते हैं, आगे कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपने सोचा है या कुछ ऐसे मन में है जो शायद कागज पे लिखने की कोशिश होगी? मैं तो पहला अपने कविताओं का संकलन उम्मीद करता हूँ जल्दी ही इसी साल। अगर अच्छा। वैसे मेरी कविताओं को लेकर के भारत की कुछ जो पत्रिकाएं उन्होंने विशेषांक निकाला है। अभी मैं साहित्य कार्यक्रम में हमेशा कुछ न कुछ मेरी भागीदारी रहती है। अभी साहित्य अकेडमी दिल्ली जो है, तो वहाँ से मुझे निमंत्रण आया है, मैं मार्च में जा रहा हूँ। अच्छा। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है। मुझे कविता श्री सम्मान मिला 2018 में SRM विश्वविद्यालय चेन्नई में। उसी तरह पंजाब विश्वविद्यालय ने मुझे सम्मानित किया, मुझे विशिष्ट हिंदी सेवी सम्मान। और इसके अलावा मैं हिंदी के लिए काम करता हूँ, और तो हिंदी हमारी जो है राजभाषा भी है, और अगर देखा जाए मातृभाषा भी है, और यहाँ भाषाओं की जननी भी है। तो इसके लिए भी हमें काम करना है। दीगर दुनिया की दूसरी जो हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के लिए भी काम करना चाहिए।
हर भाषाओं का अपना अपना एक स्वरूप है, उसकी अपनी अपनी महानता है, अपनी उनकी उपलब्धियां भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी चूंकि एकता के सूत्रों से सबको उपयोग होता है, तो हिंदी के माध्यम से अगर आप अपनी बात रखते हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ डंका में आए और आपके बारे में भी, ये आपका जो सफ़र है इसके बारे में भी हमने सुना। ये कविता भी एक बहुत ही बेहतरीन कविता आपने सुनाई हमारे दर्शकों को। बहुत तो शुक्रिया। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने मौका दिया ताकि मैं आपके माध्यम से और लोगों तक जुड़ूं, और मैं आशा करता हूँ आपके माध्यम से ये कविताएं भी दूर दूर तक जाएंगी। निश्चित तौर पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमने असलम हसन जी से बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।